Assalamu alaikum. Candidates, I am Mohammad Zubair. I am SCCA member and I qualified senior auditor test in 2018 in Controller General of Accounts. Candidates, इस वीडियो में मैं आपके साथ 2017 CGA डिपार्टमेंट का बैच 3 एक पास्ट पेपर है। इसके 100 MCQs है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के जो है MCQs है, ठीक है। वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में मैं आपके साथ जो है सारे MCQs को मैं आपके साथ उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इससे आपकी दो बेनिफिट्स होगी। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर ऑडिटर के जो MCQs है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, और दूसरा ये कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो आप काइंडली इस वीडियो को फुल देखें, ठीक है। तो उससे आपको जो है आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ में आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है इस पूरा एनालिसिस किया है 100 MCQs का, ठीक है, कि वो कौन कौन से एरिया से उसके MCQs आए हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ के थ्रू उसको जो है समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो 100 MCQs है इसी के थ्रू मैंने इसका जो है ग्राफ बनाया है। इसमें आपको पता है कि जो FESC है इसका सिलेबस सीनियर ऑडिटर में 20% मार्क्स जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, वो हर सिलेबस में ही होता है, ठीक है। 20% मार्क्स जो है वो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इसको भी देखेंगे कि इस पेपर के MCQs इंग्लिश के कहाँ से आए हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया इस पूरे पेपर में जो 80% मार्क्स रिमेनिंग है इंग्लिश के अलावा, कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है, और कौन कौन से एरिया से कितने कितने क्वेश्चंस आए। तो उसकी मैंने एनालिसिस ये की है कि 36% जो है वो अकाउंटिंग से ही आए MCQs जो है उसको पेपर में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, 36%। तो कैंडिडेट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं AGP डिपार्टमेंट के लिए, तो वो ज़्यादातर अपनी प्रेफरेंस जो है अकाउंटिंग पे ही रखें, ठीक है, क्योंकि 36% बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन है। 80% मार्क्स में 36% अकाउंटिंग से ही आएगा, ठीक है। ये वेरी भी करता है, लेकिन मतलब ये है कि अकाउंटिंग पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। 9% मार्क्स जो है वो कहाँ से आए हैं, वो ऑडिट से आए हैं, ठीक है। वैसे मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो ये CGA डिपार्टमेंट का टेस्ट था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। और अभी जो आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो वो है AGP डिपार्टमेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो उसका मेन फंक्शन ऑफ द AGP डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट है, ठीक है। तो इसमें चांसेस है कि ये इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। कितने तक? 20% MCQs शायद इसी टेस्ट में ऑडिट से आ जाए, ठीक है। तो आपने एक अकाउंटिंग सही तरीके से तैयार करना है, दूसरा आपने एक ऑडिटिंग जो है उसको भी सही तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और जो CGA डिपार्टमेंट 2017 का पेपर था उसमें 15% मार्क्स जो है वो कास्ट अकाउंटिंग से आए हैं, ठीक है, आए थे, कास्ट अकाउंटिंग से आए थे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12% मार्क्स जो आए थे। अच्छा, जो मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो वो CGA डिपार्टमेंट का जो सिलेबस था उसमें अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था, उसमें बिजनेस टैक्सेशन था, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, ठीक है। जो ये कंप्यूटर सेक्शन के 3 MCQs आए हैं, तो ये ऑडिट के AGP डिपार्टमेंट के सिलेबस में कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ CGA के सिलेबस में आया था, इसलिए कंप्यूटर से 3 MCQs आए थे, ठीक है। अदर पोर्शन से जो है 5% मार्क्स जो है और डिफरेंट स्कैटर्ड एरिया से इनको एग्ज़ामिन किया था। तो इस ग्राफ के थ्रू जो 80% मार्क्स है, 80% प्रोफेशनल मार्क्स, उसको मैंने एनालिसिस किया है ये इसी पेपर से, जो अभी एंड में हम अभी इसके बाद हम आपके साथ में वो प्रोफेशनल जो MCQs है प्रोफेशनल पार्ट के, वो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग पे फोकस करना है, ऑडिट के MCQs पे फोकस करना है, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग तो वैसे भी आप तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये था एक एनालिसिस पास्ट पेपर 2017 बैच 3 का था, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं जो प्रोफेशनल मार्क्स। अच्छा, ये इंग्लिश पोर्शन के MCQs है, लेकिन मैं ये आपके साथ एंड में शेयर करूँगा। हम सबसे पहले प्रोफेशनल पार्ट जो है उसके MCQs को देखते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो फर्स्ट वन इज़ a systematic examination of the books and the records of a business. तो ये क्या MCQ आएगा? ऑडिटिंग, ऑप्शन बी वाउचिंग, ऑप्शन सी वेरिफिकेशन, ऑप्शन 4 चेकिंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑडिट है, ठीक है। ऑडिट के थ्रू हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो और वाउचिंग जो है वो क्या है, वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सपोर्टिंग सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन आप जो ऑडिटर यूज़ करते हैं, ठीक है, वाउचिंग अपनी ऑडिट को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज, जो मैनेजमेंट ऑडिट है उसको हम और क्या कहते हैं, ठीक है, उसको फाइनल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड कैश ऑडिट। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है एफिशिएंसी ऑडिट है। मैनेजमेंट का जो ऑडिट होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी, क्या जो इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कि वो एसेट को किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करता है, ठीक है, जो अदर रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस वो किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करते हैं मैनेजमेंट। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो एफिशिएंसी ऑडिट है, ठीक है। और ये इंटरनली होता है, जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है ना वो इंटरनली होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट में रिकमेंड चेंजेस इन प्रोसीजर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जर्व इनएफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो जो हमारे इंटरनल जो होते हैं डिफिशिएंसीज, तो उसमें हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट नोट करना है कि ऑडिट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। एक तो ऑडिट कंपलसरी होता है, लेकिन ऑप्शनल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऑडिट जो है वो क्या है, वो कंपलसरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके लिए भी कंपलसरी है। पार्टनरशिप कंसेप्ट, तो अच्छा पार्टनरशिप के लिए क्या है, ये ऑप्शनल है, मतलब कि जो ऑप्शनल है कि वो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑडिटर इज़ ए मेंबर ऑफ द कंपनी, द एजेंट ऑफ द कंपनी, द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है द एजेंट ऑफ द कंपनी। ऑडिट जो होता है वो कंपनी का एजेंट होता है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं ताकि वो क्या करें, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे अबाउट द मैनेजमेंट के, ठीक है, कि मैनेजमेंट की जो है परफॉर्मेंस क्या है। तो इसीलिए वो किसका एजेंट होता है ऑफ द कंपनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है हमारा, prospectus is a document containing the rules and regulation of the company, containing details about the manufacturing process of the company, containing details about the share capital of the company, containing the information of the sale। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, containing detail about the share capital of the company। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, शेयर है। और प्रॉस्पेक्टस है क्या, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जो है पढ़े तो ये क्या होता है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है इसको सबमिट करते हैं हम। इसमें डिटेल्स होते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफर्स फॉर सेल टू द पब्लिक, सो डैट पब्लिक कैन रीड अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफर बिफोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर होल्डर्स, जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स है उसको रीड आउट करते हैं, तो ताकि वो इसी के बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ Rs 50,000 टू मिस्टर ए was entered as a sale to Mr. B. This is an example of, अच्छा हमने क्या किया है, सेल हमने कस्टमर ए को किया है, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ पे की है, कस्टमर बी में। तो ये कौन सा एरर है, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs हर अटैम्प्ट में ऐसे MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये एरिया आपने सही तरीके से तैयार करना है। मैं आपके साथ अगर रिवाइज करूँ तो एरर ऑफ ओमिशन वो है जो आप कम्प्लीटली एक मतलब आप फॉरगेट करें, मतलब आप भूल जाए, आप एंट्री ही ना करें। एरर ऑफ कमीशन क्या है कि आप क्या करें, या तो आप अमाउंट गलत लिखें, ठीक है, या आप अमाउंट गलत लिखें, या आप क्या करें, या अकाउंट गलत लिखें, मतलब गलत अकाउंट में आप एंट्री करें, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में हमने किसको, ए के अकाउंट की वजह से की बजाय हमने क्या किया, बी अकाउंट को हमने उसमें एंट्री की है, ठीक है। और
तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में या तो हम अमाउंट गलत लिखते हैं या अकाउंट गलत अकाउंट में एंट्री पोस्ट करते हैं। और एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर ये क्या है कि हम एरर करें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों पे हम इक्वल अमाउंट में एरर करें ताकि वो क्या करे, वो अपना इफेक्ट कैंसिल करे, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट उसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल यही है कि सपोज ये है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू ट्रीट करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू ट्रीट करें और रेवेन्यू को हम कैपिटल ट्रीट करें। ठीक है, रेवेन्यू को हम कैपिटल ट्रीट करें। तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कि हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को ब्रीच करें, तो वो क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा के remunerary expenses are the best example for fictitious asset, intangible asset, vesting asset और फ्लोटिंग एसेट। तो अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिन्यूमरेरी एक्सपेंसेस है क्या। तो इसका हम कॉन्सेप्ट ये समझे कि जब एक इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इस तरह तो नहीं होता कि वो एक हफ्ता पहले सोच ले कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और वो डायरेक्टली बिज़नेस स्टार्ट करे। तो उसके लिए कम से कम 1 साल पहले, 2 साल तकरीबन वो क्या करता है, वो वर्कआउट करता है बिफोर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 1 साल पहले मार्केट जो है मार्केट सर्वे करेगा। ठीक है। फिर डिफरेंट कंसल्टेंट को हायर करेगा। ठीक है, कंसल्टेंट को हायर करेगा, लीगल एडवाइज़र्स को हायर करेगा। ठीक है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स को, फिजिबिलिटी स्टडी को, ये सब कुछ, ये डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करेगा। ठीक है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ को कलेक्ट करेगा, तभी वो जो है एक वर्कआउट करके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जितने एक्सपेंसेस की जाए और वो इस इंटेंशन से वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। ठीक है। और हम इसको फिर ये हमारा क्या होता है, हम इसको फिर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज ए फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, जो हर साल रियलाइज होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ। जो कैपिटल रिजर्व्स हैं वो कहाँ से होंगे, वो होंगे ही कैपिटल नेचर। ठीक है, जो कैपिटल रिजर्व है वो क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कैपिटल नेचर। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर कैपिटल है। फिर नेक्स्ट है हमारा द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस, जो इन्वेस्टिगेशन के जो है मेन ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, यस ये है। टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, यस ये भी इन्वेस्टिगेशन की एक है। टू वेरीफाई द स्टेटमेंट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव आर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड। अच्छा, जो एसेट्स हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, एक्सपायर्ड वैल्यू, तो हम इसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, सपोज एक एसेट है, उसकी लाइफ 5 ईयर है। ठीक है, उसकी लाइफ 5 ईयर है और उसकी जो हम परचेज करते हैं वो 1 लाख है, तो 20,000 हर साल जो है डिप्रिसिएट होता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल क्या मतलब है, बाकी मानदा वैल्यू जो है उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इस। अच्छा, सपोज ये है कि ये हमारा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। वो कह रहा है कि जो एक्सेस ऑफ डेबिट है, सपोज यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो ये वाला साइड 50 पे इंक्रीज़ कर रहा है ना, 50 पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सेस है वो क्या होगा, वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, डेबिट साइड पे हमारा 50 इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वुड इंक्लूड, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो इंक्लूड करता है। अच्छा, मार्केटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग द प्रॉफिट, द सैलरी ऑफ प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइज़र। ये कह रहा है कि द सैलरी ऑफ
प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, द सैलरी ऑफ प्रोडक्शन लैब सुपरवाइज़र। अच्छा, क्योंकि जब एक लेबर जो है वो अगर लेबर कॉस्ट हम लें, ठीक है, लेबर कॉस्ट तो क्या होता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, तो इसलिए वो डायरेक्ट कास्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डायरेक्ट कास्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवरहेड क्या है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि एक होता है प्राइम कास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कास्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है। जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, उसको हम कहते हैं प्राइम कास्ट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम प्राइम कास्ट कहते हैं। फिर इसमें ओवरहेड जो है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड इसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस अदर इनडायरेक्ट कास्ट, ठीक है, अदर इनडायरेक्ट कास्ट। तो सपोज ये प्राइम कास्ट, इसमें फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड, इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा। क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब कास्ट जो है आएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। अच्छा, कह रहा है कि जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं कैपिटल अकाउंट में और रेवेन्यू अकाउंट में, किस चीज़ के लिए, फाइनल अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट्स। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल अकाउंट, जिससे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट सारे ये बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कि डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड ऑफ। जो डिप्रिसिएशन मशीनरी पर हम चार्ज करते हैं कि ऑप्शन ए सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सी मार्केटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी में हम डिप्रिसिएशन जो है मशीनरी का वो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच accounting entries are made on the basis of amount having become due for payment or receipt is known as। ये एक प्रिंसिपल है और हमने पढ़े हैं एक कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स में डिफरेंट 5 प्रिंसिपल है, ठीक है। गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है, कैश बेस। तो ये सारे हम पढ़ेंगे डिटेल में, आगे एमसीक्यूज इससे और भी आएंगे। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि ये किस कंसेप्ट के थ्रू हम जो है अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश सिस्टम में क्या होता है, उसमें जब कैश रिसीव होती है या हम पे करते हैं तब हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये नहीं है। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट पीरियड, ये भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम कहता है कि जब ट्रांजैक्शन हो जाए, आया कि पैसे रिसीव हो या ना हो, तो आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से कंसेप्ट के थ्रू, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन। ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है एंड विच कैन नॉट बी सीन, ना हम इसको सीन कर सकते हैं, ना टच कर, ना फील कर सकते। आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इनटेंजिबल। दे आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। इसके कौन से एसेट्स है, एक तो है पैटर्न्स, जो पैटर्न्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें एक और एग्जांपल है गुडविल, ठीक है। इसको ना हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। फिर कॉपीराइट्स जो है, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लाइसेंस जो होता है, ठीक है, जो बिजनेस लाइसेंस होता है वो हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसकी अपनी लाइफ होती है, ठीक है। कभी लाइसेंस जो है वो 10 ईयर इसकी लाइफ होती है या 5 ईयर होती है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है या वो तो ये सारे हमारे क्या है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है। इनकी क्या होते हैं, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन, टच और फील्ड, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट ओवरहेड कॉस्ट इज़ द टोटल ऑफ, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ओवरहेड कॉस्ट कौन सा होता है, एक प्राइम कॉस्ट होता है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर होता है, और इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा आएगा करेक्ट आंसर, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज, ठीक है, तो इसमें जो है हम रिकॉर्ड करेंगे कि एक होगा हमारा कौन सा होगा, सब एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि सेल रेवेन्यू, ठीक है, सेल रेवेन्यू ये हो गया। ठीक है, इसमें फिर हम ऐड करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करता हूँ, एक सेकंड हम इसको करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सेल रेवेन्यू, ठीक है, हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल को हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट, ये कहते हैं कि ये प्रॉफिट है और इसके साथ अगर हम ये ऐड करें, एक ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके साथ अगर हम ये ऐड करें तो क्या आएगा, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास सेल प्राइस या सेल रेवेन्यू आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेल प्राइस। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इन मशीनरी इज पार्ट ऑफ, जो डिप्रिसिएशन प्लांट ऑफ मशीनरी है वो किस चीज़ का पार्ट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये हमारा जो है कहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। ठीक है, जो इसमें जो सॉरी इसमें हमारा करेक्ट आंसर फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। कैसे, अब हम देखते हैं एक कि इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जो मशीनरी जो है यह कहाँ इस हेड में आएगा। ठीक है, जो डिप्रिसिएशन है इसी हेड में आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेशोज विच रिफ्लेक्ट मैनेजरियल एफिशिएंसीज एंड हैंडलिंग द एसेट। अच्छा कि मैनेजरियल एफिशिएंसी मैनेजमेंट का क्या होता है कि वो शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते बिज़नेस में, तो इसलिए वो मैनेजमेंट को हायर करते हैं ताकि वो बिज़नेस को इसमें बेस्ट शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ करें। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को कौन से रेशोज़ के थ्रू इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी रेशो होता है वो क्या होता है, उसमें डिफरेंट होते हैं। एक तो उसमें टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के इन्वेंट्री को कितना जो है वो क्विकली दे फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट को किस मतलब एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर के कितना जो है वर्किंग कैपिटल का मसला ना हो, और जो हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उस कितनी टाइम पीरियड में वो जो रिसीवेबल है वो एक्चुअली वो अमाउंट रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम इन रेशोज़ के मुताबिक हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। और ये रेशो जो होती है, दीज रेशोज़ मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड एबिलिटी टू मैनेज दियर एसेट्स। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है, टर्न ओवर रेशोज़। ठीक है, इसी के थ्रू हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो कॉल्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो कॉल्ड, तो कौन सा आएगा आंसर हमारे पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अच्छा हमारा करेक्ट आंसर जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ठीक है, ये रेशो क्या होता है, ये स्पेसिफिक टू द इन्वेस्टर होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ये दिस रेशो डेवलप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स, ये वाला। ठीक है,
इट एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसीज ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। जो शेयर होल्डर कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी के वो कितना प्रॉफिट जो जनरेट करता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारा कि इन्वॉल्व द सेल ऑफ यूज सिक्योरिटीज़ फ्राम वन इन्वेस्टर टू अनदर। कहता है कि जो हम एक सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं तो उसको हम कौन सा कहेंगे, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। हम सबसे पहले प्राइमरी मार्केट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि ये सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड, इसी मार्केट में हम सिक्योरिटीज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में हम क्या करते हैं, इसी जो हम क्रिएट करते हैं इसको फिर हम ट्रेड करते हैं इसी मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए कि द सेल ऑफ यूज सिक्योरिटीज़ फ्रॉम वन, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट MCQ है हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कौन सा होगा हमारा, प्लानिंग प्रोसेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग एंड ये मैनेजिंग प्रोसेस। तो हमारे करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, an equal increase in both current assets and current liability would, अच्छा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इक्वल इंक्रीज है, सेम अमाउंट से इंक्रीज है, तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी। ठीक है, तो हम करंट रेशो का जो हमारे पास फार्मूला है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशोज़, इससे ज़रूर MCQs आते हैं, आपने ये नोट करना है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ डिफरेंट सीनियर ऑडिटर टेस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, तो इसमें हर एक में ये रेशोज़ जो है इसमें एग्जामिन होते हैं। ठीक है, अच्छा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास 100 करंट एसेट्स है और 50 करंट लाइबिलिटी है, तो हमारा करंट रेशो 2 आ गया। अब अगर हम इक्वली अमाउंट से इंक्रीज़ करें, सपोज़ हमने इसमें दोनों में करंट एसेट में भी 50 इंक्रीज़ किया और करंट लाइबिलिटी में भी 50 का इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास इससे क्या आएगा 1.5। तो इसका क्या मतलब, हमारा करंट रेशो 2 से डिक्रीज़ हो गए 1.5 पे आ गया, तो डिक्रीज़ करंट रेशो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट MCQ है हमारा कि आर शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट डेट कैन रिडली कन्वर्टेड इनटू कैश। अच्छा, जो रिडली कन्वर्ट होते हैं कैश में, तो कौन कौन से हैं इसमें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यस ये है, कैश इक्विवेलेंट्स, यस ये भी होते हैं, ट्रेडेबल, यस ये भी कन्वर्टेड टू कैश इजीली। सो ऑल, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, विच व्हेन बैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस इट मीन्स। अच्छा, कह रहा है कि जब बैंक स्टेटमेंट्स में डेबिट बैलेंस हो तो उसका क्या मतलब। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा कि बैंक जो है, जब हम अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं तो हम अपने आप को डेबिट करते हैं, हमारे पास कैश आ जाता है। ठीक है, तो हम अपने आप को डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, जब हम अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। ठीक है, जब हम कैश डिपॉजिट करें तो बैंक क्रेडिट करता है, जब हम अपने बैंक अकाउंट से कैश निकलवाते हैं तो बैंक हमें डेबिट करता है। तो ये कह रहे हैं कि जब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस हो तो उसका क्या मतलब कि हमने अपने पैसे निकाले हैं बैंक से। ठीक है, तो इसमें अब हम ऑप्शन देखते हैं, ओवर ड्रॉप बैलेंस एज पर कैश बुक, यस मतलब कि हमने अपने कैश बुक से पैसे निकाले होंगे, इसलिए तो ये भी करेक्ट है। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ ये भी ठीक है कि हमने पैसे जो है यूज़ किए बैंक से निकाले हैं। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक, यस ये भी अनफेवरेबल है ना, अगर क्रेडिट साइड होता तो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता बैंक में। तो विच बैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैंक, इट मीन्स तो नन ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शंस ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट,
The accounting system in which accounting entries are made on the basis of amount having become due for payment or received is known as, अच्छा ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो ये कौन सा है, एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है कि जब ट्रांजैक्शन हो जाए, आया इसमें कैश रिसीव हो या ना हो, तो हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट एसोसिएटेड विद existence of control, effectiveness of control, continuous of control, designing of control, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल ऑफ द सेम ईयर इज वर्टिकल कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। तो हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझें कि होता क्या है वर्टिकल कंपैरिजन में। वर्टिकल कंपैरिजन ये होता है कि सपोज हमने सेल की, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इसे हम कॉस्ट ऑफ सेल डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम इसी से कंपेयर करें सेल के साथ, ठीक है ना, हम इसकी रेशो निकाले, तो ये कौन सा कंपैरिजन है, मतलब हम नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक जा रहे हैं, ये क्या है, वर्टिकल है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, वर्टिकल कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे जो है द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये सपोज यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर इसमें हम एक्सपेंसेस लेस करें विद द सेल, नेट प्रॉफिट को सेल के साथ, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपैरिजन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर वर्टिकल कंपैरिजन ए है। और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ये है कि सपोज 2019 में हमने सेल की, 2019 में हमने सेल की, ठीक है, उसको हम अपने 2020 के सेल से कंपेयर करें, 2020 के साथ कंपेयर करें, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन है, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कहते हैं इसको। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वर्टिकल कंपैरिजन है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, accomplishment of goals or objectives by all means। yes, हमारा करेक्ट आंसर जो ऑर्गेनाइजेशन का है, मैन गोल और ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करते हैं, इसके लिए डिफरेंट टीम्स बनाते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं कि accomplishment of goals और objectives by all means, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज when shares are forfeited the share capital account is debited with the, अच्छा इसकी हम सबसे पहले इसी टर्म को डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि शेयर इन अ पब्लिक कंपनी, ट्रेडेड कंपनी, डेट एन ओनर लूजेस। सपोज एक ट्रेडर है, वो शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर होल्डिंग को लूज करे, उसको लूज करे, ठीक है। तो क्या होगा, द शेयर होल्डर नो लॉन्गर ओज एनी रिमेनिंग बैलेंस, अगर उसकी कोई रिमेनिंग बैलेंस हो भी तो उसको रिसीव नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे कि व्हेन शेयर्स आर प्रॉफिट द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, किस अमाउंट से डेबिटेड होगा, ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन दिए थे हम उसको पढ़ते हैं अब। एक होता है पेड अप वैल्यू, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी डेट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड बाय इन्वेस्टर, जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, इसको हम कहते हैं पेड अप वैल्यू, ठीक है। एक होता है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल अप क्या, जो अभी रिमेनिंग है। तो हमने क्या पढ़ा कि इसी में जब शेयर होल्डर अपने लूज़ करे तो वो किसी भी जो अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस है उसको रिसीव नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसी अमाउंट से हम डेबिट करेंगे जो रिमेनिंग बैलेंस है। क्या कितने थे, जो रिमेनिंग बैलेंस है उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज टू कंपनीज एक्स को एंड वाई को गोइंग इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी जेड इज फॉर्म, देन इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और ये है एमलगमेशन, ठीक है। तो हमारे करंट एमलगमेशन है, ये कौन सा कंसेप्ट है, इसी में क्या होता है कि ये कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज एंड टू अ न्यू एंटिटी, ठीक है। टू और मोर कंपनी, ये टू कंपनीज है, इससे क्या हो गया, एक न्यू कंपनी फॉर्म होगी। तो ये क्या है, ये
एमलगमेशन की डिफिनीशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड प्राइमरली टू वैल्यू द प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसकी? टू वैल्यू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, to show the manager the results of their departments, to help people make decision about resource areas। ये क्या होता है, इसमें हम जो पब्लिक है उसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो अपनी जो है बेस्ट डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट का, कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और अपनी जो है रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड इज़ वैल्यूड एट। अच्छा, जो स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं IAS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS2। वो इन्वेंट्री के बारे में है। वो कहता है कि इन्वेंट्री को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। वो कहता है कि इन्वेंट्री को आपने रिकॉर्ड करना है एट लोअर ऑफ, ठीक है, जो इन दो हेड में A एंड B में जो हेड कम हो आपने उसी पे रिकॉर्ड करना है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टॉक, जो कॉस्ट है उसको, और ये है नेट इन RV, इसको ऑलरेडी हम मार्केट वैल्यू पे कहते हैं इन RV, ठीक है। ये क्या होता है? ये मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। इसी में जो हेड कम होगा उसी के थ्रू आपने रिकॉर्ड करना है। एट कॉस्ट प्राइस, नो, हमारा करेक्ट आंसर है एट कॉस्ट लेस मार्केट प्राइस। नेक्स्ट इज शेयर में बी इशूड एट। हम शेयर को इशू कर सकते हैं एट पार, येस, एट डिस्काउंट, येस, एट प्रीमियम। सो ऑल ऑफ द अबव, इसी सब पे हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करंट रेशो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अच्छा, ये क्या होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी? ये रेशो ये होता है कि हमारे बिजनेस में इतनी कैपेबिलिटी हो कि हम अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सके अपने करंट एसेट से, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म ये होता है कि हमारे बिजनेस में ये कैपेबिलिटी हो कि हम अपने नॉन करंट एसेट से हम अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी को पे अप कर सके, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो करंट रेशो में हम इसी को डील करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। अच्छा, नेक्स्ट इज the ratio which shows the proportion of the profits retained in business out of the current year's profit is, जो प्रॉफिट हम रिटेन करते हैं किस चीज़ के लिए? बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को मैनेज के लिए या इसको मज़ीद री इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम इसको कहते हैं रिटेन अर्निंग रेशो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अच्छा, ये कहाँ से प्रिपेयर्ड होंगे? जो बैलेंस शीट से। अच्छा, हम पहले क्या करते हैं कि हम अपने डे बुक में हम जब एंट्री होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डे बुक में। इसको ऑलरेडी जर भी कहते हैं, जर्नल, JOUR, जर मीन डे। इसका क्या मतलब है? जर मीन डे बुक, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसी के बाद हम जो है उसको अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर उसी से हम क्या करते हैं? डिफरेंट लेजर बनाते हैं। फिर हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, और ये ट्राई बैलेंस से हम क्या करते हैं? अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो हम ट्राई बैलेंस से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स से सप्लाइड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड। जो ओनर बिजनेस में रिसोर्सेज सप्लाई करे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग नंबर्स 20। पार्टनरशिप कितने होते हैं? 20 इन पाकिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर्ड एज।
अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू बिजनेस दैट आर इफेक्टेड टू बी बेनिफिट इन फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसोर्स होगी। तो ये हमारे पास एसेट का डिफिनीशन है। एसेट क्या है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टुवर्ड द एंटिटी, जिससे हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो वो क्या है, हमारे एसेट्स हैं। अच्छा, any expenditures incurred to increase the profit earning capacity of the concern is a revenue expenditure। तो ये हमारे होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। Which of the following options indicate how quickly accounts receivables are converted into cash? तो ये हमारे पास एक मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशो भी है कि कौन सा रेशो है जो क्विकली अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, ठीक है। Which of the following principles deals with the valuation and recording of asset at cost? अच्छा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिससे हर अटेम्प्ट में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और ये है एंटिटी प्रिंसिपल कंसेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर जो है, बिजनेस एंड ऑनर वो दोनों सेपरेट एंटिटी है, दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। कि बिजनेस एक अलग है, अलग एंटिटी है, और ऑनर जो है अलग एंटिटी है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस पीरियड में हमारा जो कॉस्ट होगा वो उसी के प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, वो क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि हम जिस एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एट कॉस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है कॉस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज इन द अच्छा, मैंने आपसे पहले से शेयर किया कि सीजीए डिपार्टमेंट के टेस्ट में कंप्यूटर सेक्शन था, इसलिए सिलेबस में कंप्यूटर था, इसलिए कंप्यूटर के एमसीक्यू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का एमसीक्यू है। और ये असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड विद रिव्यूज फॉर्म, ये भी कंप्यूटर है। लेकिन एचईपी डिपार्टमेंट का जो टेस्ट होगा उसी में कंप्यूटर के एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। The auditor is most likely to examine the related party transactions very carefully while vouching। Related property कौन सा transactions है, related property। Suppose कंपनी ए है, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी है, पेरेंट है, और इसके डिफरेंट सब्सिडरीज है, सपोज बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। तो ये कंपनीज आपस में जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसको हम कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो क्रेडिट सेल्स, सेल रिटर्न्स, क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस। तो इसमें जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको जो है इसमें हम ये वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी कैन बी इट्स डिबेंचर होल्डर, कैन नॉट बी इट्स डिबेंचर होल्डर, कैन बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर कैन बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शंस रेपर्स, कॉस्ट टू इनपुट रेशो, वेजेस टू प्रॉफिट रेशो, कॉस्ट टू आउटपुट। अच्छा, जो प्रोडक्शन होता है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनपुट करते हैं, हम अपने प्रोसेस में मटेरियल को इनपुट करेंगे, इस पर प्रोसेस हो जाती है, वर्किंग प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, फिनिश गुड होता है, फिनिश गुड बन जाते हैं, ठीक है। तो इनपुट हम करते हैं तो उससे फिनिश गुड, तो हमारा इनपुट टू आउटपुट रेशो होगा, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर इनपुट टू आउटपुट रेशो। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विद इन 1 month ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, विद इन 1 month ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, विद इन 1 month ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, विद इन 1 month ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो विद इन 1 month ऑफ द इनकॉर्पोरेशन जो है वो शेयर्स को परचेज, ये इसको डिपेंड करते हैं। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ, रियल अकाउंट जो है हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, डिफरेंट रियल अकाउंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट,
ठीक है। पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन होता है कौन सा होता है, वो इस तरह होगा कि सपोज मिस्टर ए हम सेल करते हैं, मिस्टर ए को हम सेल करते हैं मिस्टर बी को, तो क्या है वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में कौन सा आएगा, सपोज कंपनी ए है कंपनी बी, तो दे आर आर्टिफिशियल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा इसका हमने करेक्ट आंसर नहीं देखा ना, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, एक होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन सा होता है, इसमें हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, कि वो जो टेंजिबल हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, उसको हम कहते हैं रियल। और एक होता है नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल में होता क्या है, नॉमिनल में हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, हमारे प्रॉफिट्स आ जाते हैं, वो क्या होता है, वो नॉमिनल होता है। तो इसमें हम रियल में एसेट्स को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एब्रीविएशन फॉर गैप, तो इसमें हमारा है जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 मेन काइंड्स ऑफ करंट एसेट, इसमें कौन सा जो है करंट एसेट का जो एग्जाम, कैश एंड इक्विलिएंट, ये तो हमारे पास करंट एसेट है। डिफरेंट इनकम, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये वाला जो है ये हमारा करंट एसेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडिट इज़ नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, इन कंपनीज में किसके लिए ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने नोट करना है नॉट नेसेसरी वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, कॉरपोरेशन के लिए तो भी कंपलसरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ठीक है। तो कहता है कि किसके लिए कंपलसरी नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट फॉर अ मर्चेंडाइज कंपनी, ठीक है। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल ऑफ रेवेन्यू, ऑल ऑफ द ऑप्शन गिवन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी अकाउंट, इसमें टेम्पररी अकाउंट कौन सा है, कैश,